आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी भगवत चैप्टर 1 को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 2009 में एक गांव से होती है, जहां पूनम नाम की लड़की के घर वापस न आने से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। उसका भाई जीवन उसे ढूंढने जाता है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद पूनम के पिता लोकल नेता से मदद मांगने जाते हैं, तो पार्टी के लोग एक लड़के को पकड़ कर लाते हैं, जिससे पता चलता है कि पूनम अब्दुल नाम के लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन वह कहां गए हैं ये किसी को नहीं पता। इसी के बाद शहर में दंगा फसाद शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी तरह से कई लड़कियां गायब हो रही थी और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा था। इसके बाद सीन लखनऊ 2009 में जाता है, जहां हम एसीपी भगवत को देखते हैं, जिसे एक चोर की हड्डियां तोड़ने के कारण सजा के तौर पर उसी गाँव में तबादला कर दिया जाता है। असल में भागवत बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और हर बात पर लोगों को पीट देता है। यहाँ तबादले के साथ उसे अपने गुस्से को शांत करने और काम करने के तरीके को बदलने के लिए एंगर मैनेजमेंट सेशन लेने को कहा जाता है। फिर भागवत अपने परिवार के साथ उस गांव में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शहर में दंगे हुए हैं और यहाँ तो कर्फ्यू लग चुका है। अब पुलिस स्टेशन ज्वाइन करने के बाद भागवत को अपना पहला केस पूनम मिश्रा का मिलता है। इंस्पेक्टर महतो बताता है कि पूनम 5 अक्टूबर की रात को एक लड़के के साथ भाग गई है। उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी नहीं हुई। ये सुनकर भागवत पूनम के माता पिता और पार्टी कार्यकर्ता को पुलिस स्टेशन बुलाने को कहता है। फिर पूनम के कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाले जाते हैं, जिसमें एक नंबर मिलता है। इस नंबर पर पूनम बार बार बात करती थी। तब भागवत उस नंबर के मालिक का पता निकालने को कहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर पार्टी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। इनका लीडर भार्गव से मिलकर कहता है कि शहर की लड़कियां धर्म परिवर्तन के चक्कर में गायब हो रही हैं, जैसे अभी पूनम गायब है। तब भागवत कहता है कि शायद लड़की लड़के से प्यार करती थी, इसलिए वो भाग गई। तभी पूनम के पिता वहाँ पहुँचते हैं और रोते हुए बताते हैं कि उनकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है, वो 10 दिनों से गायब है। ये सुनकर भागवत उन्हें यकीन दिलाता है कि वह उनकी बेटी का पता जल्दी बता देगा। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये समय था 2009 बनारस का। हम मीरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कॉलेज से घर लौट रही थी। वह एक लड़के से टकराकर साइकिल से गिर जाती है। तब लड़का उसे संध्या नाम से पुकारता है और अपना नाम समीर बताता है। ये सुनकर मीरा अपना असली नाम नहीं बताती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर रोज मीरा उसी रास्ते से जाती और रोज समीर को देखती थी, पर मीरा कोई रिएक्शन नहीं देती। जिसके बाद एक दिन समीर उसके सामने आकर मीरा को गंगा घाट के किनारे मिलने के लिए कहता है। तब मीरा मना करती है, तो समीर उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अपनी जान गंगा में कूद कर दे दूंगा। इस पर मीरा मुस्कुराती है और अपना नाम मीरा बताती है। असल में इतने दिनों से समीर को रोज देखते देखते मीरा को उस पर यकीन हो गया था। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पूनम के बार बार बात करने वाले नंबर की जानकारी निकल चुकी थी। तब पता चलता है कि पूनम प्रवीण साहू से बात करती थी, ना कि किसी अब्दुल से। फिर भागवत पूनम के पिता को ये सब बताता है, लेकिन वह किसी प्रवीण के बारे में नहीं जानते थे। जिसके बाद भागवत अपनी टीम के साथ प्रवीण का पता लगाता है और वो उसे पकड़ने जाता है। यहाँ प्रवीण भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। तब प्रवीण बताता है कि ये नंबर उसकी बहन कौशल्या का है, जो पिछले 7 महीने से लापता है। प्रवीण कौशल्या की FIR भी दिखाता है और प्रवीण को लगा था कि पूनम उस नंबर से बात कर रही थी, तो शायद उसे कौशल्या के बारे में पता होगा, इसलिए वो उसे बार बार कॉल करता था। अब फ्लैशबैक में मीरा समीर से गंगा घाट पर मिलती है। ये बातें करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ पार्टी कार्यकर्ता वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि ये लड़का लड़की को फंसाकर भगा ले जाएगा। इसलिए वो कार्यकर्ता समीर को खूब मारते हैं और उसका मुंह भी काला कर देते हैं। इधर प्रेजेंट में भागवत कौशल्या के कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाता है और उसे 2 नंबर पता चलते हैं, जिनसे वह अक्सर बात करती थी। एक का नाम था संध्या और दूसरा था संतोष। ये देखकर भागवत अपनी टीम के साथ धौलपुर संतोष को पकड़ने पहुँचता है, पर वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि संतोष कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वह भी काफी समय से गायब है। ये सुनकर भागवत हैरान हो जाता है। इसके बाद भागवत संध्या के घर जाता है, जहाँ पता चलता है कि संध्या भी बहुत दिनों से लापता है। तब भागवत और भी जगह जांच करता है, तो पता चलता है कि संध्या के अलावा पूजा, मालती जैसी कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। ये सारी लड़कियां काम करने के लिए शहर से बाहर आई थी, लेकिन कभी वापस नहीं गयी। ये सब देखकर भागवत समझ गया था कि लड़कियां किसी बुरे चक्कर में फंस गई हैं, इसलिए उसे अब ये केस किसी भी हाल में सॉल्व करना था। अब भागवत और उसकी टीम ढाबे पर खाना खाने जाते हैं, तो महतो बताता है कि 5 साल पहले सिकरी गाँव में छोटी बच्चियां लापता हो रही थी और दशहरा के दिन रावण के पुतले के अंदर से कई लड़कियां बाहर निकली थी। लोगों को लगा था कि ये कोई काला जादू है, पर ज्यादा कुछ पता नहीं चला। इस पर भागवत बताता है कि यह घटना 1984 के समय में हुई थी और ये काला जादू नहीं था। मरने वाली लड़कियों में से मेरी भी बहन थी मोना। ये बताकर भागवत भावुक हो जाता है। शायद इसलिए भागवत सारी लड़कियों को ढूंढना चाह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब में उसे अपनी बहन नजर आ रही थी। अब अगली सुबह भागवत को पता चलता है कि संध्या के घर पर छापेमारी में एक फोटोग्राफर का नंबर मिला, जिसका नाम
कविता है और उसकी दुकान एक बहुत बड़े रेड लाइट एरिया में है। तब भागवत अपनी टीम को वहाँ जाकर लापता लड़कियों का पता लगाने को कहता है। यहाँ ये लोग पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि कविता शास्त्री नेपाल गई है शादी की वीडियो बनाने। जिसके बाद भागवत रेड मारने की परमिशन लेता है और छापे में बहुत सारे लड़कों को पकड़ा जाता है। एक लड़का भागवत को बताता है कि वह सारी लड़कियों को बाहर से लेकर आते हैं, कोई भी लोकल नहीं होती और उन्हें मुंबई, दुबई या नेपाल भेज दिया जाता है। ये सुनकर भागवत गुस्से में आकर उस लड़के को खूब मारता है और कहता है कि अगर तुम सबने लड़कियों को धंधे में डाला तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि समीर मीरा से शादी करने के लिए कहता है तो मीरा भी मान जाती है क्योंकि वो उसके प्यार में पड़ गई थी। इधर प्रेजेंट में भागवत कविता शास्त्री की दुकान के बाहर उसका इंतजार करता है क्योंकि कविता नेपाल से आ गई थी। फिर भागवत उसका पीछा करके उसके घर पहुंच जाता है और चंद्रपाल के बारे में पूछता है जिससे कविता अक्सर बात करती थी। फिर जब कविता के फोन में नंबर डायल किया जाता है तो उसमें सूरज का नाम लिखा आता है। इस पर कविता बताती है कि उसका नाम सूरज जायसवाल है और वह अपनी फोटो निकलवाने आया था, तभी हमारी बात हुई। फिर भागवत दुकान पर जाकर उसके द्वारा निकलवाई हुई धुंधली फोटो देखता है जिसमें एक स्कूटर की भी फोटो थी। ये देखकर वो अपने साथी से दो फोन के मालिक का पता करने को कहता है। इधर पास्ट में समीर और मीरा छिपकर एक होटल में मिलने जाते हैं। तब समीर मीरा से उसके साथ भाग चलने को कहता है पर मीरा मना करती है कि तुम मेरे परिवार से बात करके देखो ना, शायद वो मान जाए। इस पर समीर मना कर देता है कि हमारे प्यार को कोई समझेगा नहीं, इसलिए हमारा भागना ही सही होगा। अब प्रेजेंट में दशहरे के दिन भागवत को महतो का फोन आता है कि दो फोन में से एक का नंबर चालू हुआ है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा, जो सुनकर भागवत खुश हो जाता है। फिर पास्ट में हम देखते हैं कि समीर मीरा को लेकर भाग आया था और वह एक होटल में रुकते हैं। फिर मीरा अपना शादी का जोड़ा पहनती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर अगले दिन दो लड़कों को पकड़ा जाता है, विक्की और कौस्तुभ, जिनके नाम पर फोन रजिस्टर्ड था। विक्की बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने अपने दोस्त कौस्तुभ से फोन लिया था। फिर कौस्तुभ को पकड़ा जाता है और वो बताता है कि उनकी गाड़ी के सामने एक स्कूटर वाला आ गया था जिसने टक्कर मार दी थी, उसी के पास से ये फोन मिला था। ये सुनते ही भागवत को कविता शास्त्री की दी हुई फोटो में स्कूटर याद आता है। वह तुरंत उस फोटो को दिखाकर पूछता है कि क्या यह वही स्कूटर था। तब वह दोनों कहते हैं कि हाँ। ये सुनते ही भागवत तुरंत स्कूटर की जानकारी निकालने को कहता है। अब थोड़े समय में पता चलता है कि स्कूटर का मालिक राजकुमार नाम का आदमी है और उसका फोटो भी मिलता है। असल में ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि समीर था, जो मीरा को भगा कर ले गया। यानी समीर ही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। फिर राजकुमार के बारे में पता किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि वह एक टीचर है और उसकी दो शादियां हो चुकी है। उसकी पहली पत्नी रीवा में और दूसरी भदोई में रहती है और उसके खिलाफ रीवा और भदोई में कोई भी केस दर्ज नहीं है, बल्कि लोग उसे अच्छा आदमी मानते हैं। इसके बाद राजकुमार को गिरफ्तार करने के लिए भागवत एक प्लान बनाता है। वह अपने सीनियर से कहता है कि राजकुमार को लड़की छेड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए तो सही रहेगा, पर एक प्रॉब्लम है, इसके लिए उसे एक दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रखा नहीं जा सकता। इसलिए वह उसे दिवाली के दिन गिरफ्तार करने का फैसला करते हैं ताकि दिवाली की 2 दिन की छुट्टी और अगले दिन रविवार मिलाकर उन्हें पूछताछ के लिए 3 दिन मिल सके। अब भागवत अपनी टीम के साथ बस स्टैंड जाता है जहाँ राजकुमार कविता से मिलने आने वाला था। यहाँ कविता एक जूस की दुकान पर थी, तभी वह बस स्टैंड की ओर आने लगती है। तब राजकुमार भी उसके सामने आता है तो कविता उसे जूस पीने को कहती है। वहीं भागवत और उसकी टीम उन्हें ढूंढते हैं। तब कविता भागवत को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तभी दुकानदार राजकुमार से बातों बातों में बताता है कि ये मैडम तो पहले ही जूस पी चुकी है। ये सुनकर राजकुमार हैरान हो जाता है और वहीं भागवत भी आता है। ये देख राजकुमार भागने की कोशिश करता है पर भागवत उसे पकड़ ही लेता है। अब उसे पुलिस स्टेशन लाकर जेल में बंद कर दिया जाता है और शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। यहाँ पुलिस वाले राजकुमार की दूसरी पत्नी सुमित्रा के घर जाते हैं जहाँ उन्हें राजकुमार का कुछ सामान मिलता है। तब महतो बताता है कि दोनों पत्नियों को नहीं पता कि राजकुमार कोई काम धंधा नहीं करता। उन्हें घर से बहुत सारा सोना मिला जिसमें एक कान का झुमका भी था और ये झुमका पूनम के कान के झुमके से मैच हो रहा था। यानी राजकुमार लड़कियों को गायब करके उनके सारे जेवर हड़प लेता था। फिर भागवत जेवरों की ड्राइंग राजकुमार को दिखाता है पर राजकुमार तो कुछ भी नहीं कहता, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब राजकुमार की दोनों पत्नियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। भागवत सुमित्रा को बताता है कि वह राजकुमार की दूसरी पत्नी है और हिंदू धर्म में दूसरी पत्नी की मान्यता नहीं होती। तब सुमित्रा बताते कि सारे गहने उसके हैं और वो उसे वापस चाहिए। ये सब कहकर जब दोनों पत्नियां जा रही होती है तो राजकुमार सुमित्रा को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि सुमित्रा अब जान गई है कि वह उसकी दूसरी पत्नी है और वह उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर भागवत फिर से राजकुमार से पूछताछ करता है और पूनम मिश्रा के बारे में पूछता है।
वह कहता है कि जेवर सुमित्रा के घर से मिले, जिसका मतलब है कि तू और सुमित्रा मिलकर लड़कियों की तस्करी करते थे। इस पर राजकुमार कहता है कि सुमित्रा का इसमें कोई हाथ नहीं है। तब भागवत झूठ बोलता है कि सुमित्रा को पता चल गया है कि वह उसकी दूसरी पत्नी है और वह सिर्फ अपने जेवर वापस मांग रही है और ये भी कह रही है कि राजकुमार की कोई औकात नहीं है। ये सुनकर राजकुमार गुस्से में आकर भागवत का कॉलर पकड़ लेता है तो भागवत भी गुस्से में राजकुमार को खूब मारता है, क्योंकि वो तो पहले से भरा बैठा था, बस उसे पहले सच जानना है। अब अगले दिन सुमित्रा को वापस बुलाया जाता है और उसे टॉर्चर किया जाता है। इस पर सुमित्रा बयान देती है कि वह राजकुमार के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करती थी। वहीं राजकुमार सुमित्रा पर हो रहे टॉर्चर को देखकर परेशान था। अब भागवत फिर से राजकुमार से पूछताछ करता है और बताता है कि सुमित्रा ने कबूल कर लिया है और अगर राजकुमार ने मुंह नहीं खोला तो सुमित्रा की जिंदगी खराब हो जाएगी। जिस पर राजकुमार सब कुछ सच सच बताने लगता है। राजकुमार बताता है कि वह पूनम मिश्रा को जानता था। पूनम की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी और राजकुमार ने पूनम से बात शुरू की और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो गया। राजकुमार ने पूनम से उसके साथ भाग चलने को कहा और फिर ये दोनों होटल में जाकर इंटीमेट हुए। असल में राजकुमार पूनम को अपने गुरुजी से मिलवाना चाहता था, इसलिए वह बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड चले गए। यहाँ पूनम घबराई हुई थी कि कहीं वो प्रेग्नेंट न हो जाए, इसलिए राजकुमार ने उसे बताया कि उसके पास एक आयुर्वेदिक दवा है जो लड़कियों को प्रेग्नेंट होने नहीं देती। तब राजकुमार पूनम को वह दवाई देता है जिसे लेने के लिए वह बस स्टैंड के बाथरूम में जाती है, लेकिन वह दवाई साइनाइड थी जिसका इस्तेमाल सोना चांदी को चमकाने के लिए किया जाता है और साइनाइड का छोटा सा हिस्सा भी तुरंत मौत का कारण बन सकता है। यानी राजकुमार ने पूनम को साइनाइड खिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। फिर राजकुमार बस स्टैंड में थोड़ी देर बैठा रहा और जब पूनम नहीं आई तो वह समझ गया कि वह मर चुकी है, जिसके बाद वह बस पकड़कर अपने घर चला गया। यह सब सुनने के बाद भागवत महतो से कहता है कि 5 अक्टूबर की रात बस स्टैंड के बाथरूम में जो लाश मिली थी उसकी जानकारी निकालो। फिर महतो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ बताया जाता है कि उस रात जो लाश मिली थी वह तो पूरी तरह से सड़ चुकी है, यानी अब उसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद भागवत पूनम के घर वालों को बताता है कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है, जो सुनकर परिवार वाले टूट जाते हैं। इधर भागवत और उसकी टीम जब राजकुमार को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में वह एक ढाबे पर रुकते हैं। भागवत राजकुमार से सब शुरू से बताने को कहता है। तब राजकुमार उन सभी लड़कियों के नाम बताने लगता है जिनके साथ उसने ये सब किया था और सभी को उसने साइनाइड देकर मारा था। आखिर में उसने मीरा के साथ भी ऐसा ही किया। वह उसे बस स्टैंड लाया, आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर साइनाइड दिया और फिर मीरा ने उसे खा लिया जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर सभी लड़कियों के नाम लिखने के बाद पता चला कि राजकुमार ने टोटल 19 लड़कियों को मारा है, जो देखकर भागवत के होश उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाया जाता है और जज चार्जशीट देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो राजकुमार को सरकारी वकील देने का फैसला करते हैं, पर यह सुनकर राजकुमार सरकारी वकील लेने से मना कर देता है क्योंकि वह जानता था कि वो इससे केस हार जाएगा, इसलिए वह अपना केस खुद लड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद राजकुमार लॉ के बारे में पढ़ता है क्योंकि उसे किसी तरह से बाहर निकलना था। इधर भागवत एक लड़के से मिलता है जो बताता है कि राजकुमार ने 2003 में एक लड़की के गहने चोरी किए थे, पर पकड़े जाने पर उसे सारे गहने वापस करने पड़े। तभी उसने फैसला कर लिया था कि वह कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगा, यानी इसलिए राजकुमार लड़कियों के गहने चुराकर उन्हें मार देता था। अब कोर्ट में होटल के रिसेप्शनिस्ट को बुलाया जाता है। वह बताता है कि राजकुमार उसके होटल में आया था और उसने अपना नाम पारस लिखवाया था, साथ में उसकी पत्नी पूनम भी थी। ये सुनकर राजकुमार सबके सामने नाटक करता है और पूनम की याद में रोने लगता है कि मैंने पूनम को नहीं मारा, बल्कि मैं तो उससे प्यार करता था। ये सुनकर पूनम के पिता दुखी हो जाते हैं। इसके बाद अगली हियरिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजकुमार उस डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है जिसने पूनम का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर पर कोई घाव का निशान नहीं था, यानी पूनम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। डॉक्टर ये भी बताता है कि बस स्टैंड का बाथरूम अंदर से बंद था और जब खोला गया तो पूनम की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसका मतलब है कि पूनम ने खुद की जान ली है। ये सुनकर भागवत गुस्से में आ जाता है क्योंकि राजकुमार का पलड़ा भारी हो रहा था। अब यहाँ वकील बताता है कि साइनाइड किसी भी दुकान पर नहीं मिलता क्योंकि उसे खरीदने की परमिशन किसी को नहीं है। ये सुनकर भागवत तुरंत पुलिस स्टेशन आता है और राजकुमार के पास मिला हुआ साइनाइड देखता है जो एक परफ्यूम की बोतल में रखा था। भागवत तुरंत वही परफ्यूम की दुकान पर जाता है और दुकानदार बताता है कि जेवर का बिजनेस मेरे पिताजी खालिद करते हैं। तब भागवत खालिद को पकड़ता है और खालिद बताता है कि वह राजकुमार को जानता है क्योंकि वह दोनों एक साथ जेल में मिले थे और उसके बाद राजकुमार ने जेवर का काम सीखना शुरू कर दिया था, इसलिए राजकुमार हर 2-3 महीने में मेरे पास साइनाइड लेने आता था। ये सब सुनने के बाद भागवत खुश हो जाता है कि उसके पास गवाह आ गया।
जिसके बाद भागवत अगली हियरिंग पर खालिद को कोर्ट में लाता है और कोर्ट में जब खालिद यह बताता है तो राजकुमार खालिद से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई पर्ची है कि मैंने तुमसे साइनाइड खरीदा था। फिर उल्टा राजकुमार खालिद पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने साइनाइड का इस्तेमाल करके सारी लड़कियों को मारा होगा। ये सुनकर खालिद घबरा जाता है और कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, और वो अपना बयान बदल देता है कि उसने राजकुमार को कोई साइनाइड नहीं बेचा, जिससे भागवत को और गुस्सा आता है। फिर भागवत सभी लड़कियों के बारे में चेक करने लगता है तो उसे एक होटल के बारे में पता चलता है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को राजकुमार का फोटो दिखाया जाता है और वह उसे पहचान लेता है। इसके बाद भागवत उसी पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ मीरा के लापता होने का केस दर्ज किया गया था। वहाँ हवलदार बताता है कि उसने खुद मीरा को अस्पताल पहुँचाया क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। ये सुनकर भागवत हैरान होता है क्योंकि मीरा मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी, यानी अब यह पूरा केस पलट सकता है। अब भागवत तुरंत उस हॉस्पिटल जाता है जहाँ मीरा को भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर बताता है कि 5 अक्टूबर की रात को शालू नाम की लड़की को भर्ती करवाया गया और कांटेक्ट करने के लिए नीलिमा का नाम लिखवाया गया। तब भागवत नीलिमा से मिलने जाता है और नीलिमा बताती है कि मीरा 40 दिनों तक कोमा में थी। जब उसे होश आया तो वह डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उसके साथ इतना सब कुछ हुआ था। फिर पिछले साल उसकी शादी हो गई और उसके बच्चे भी हैं। इस पर भागवत उससे मिलने के लिए कहता है तो नीलिमा उसे मना कर देती है क्योंकि अगर उसके पति को पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वह उसे छोड़ देगा। हालांकि फिर भी भागवत मीरा से मिलने जाता है और बताता है कि वह राजकुमार को नहीं छोड़ेगा और राजकुमार इतने लड़कियों को मार चुका है। जो सुनकर मीरा के होश उड़ जाते हैं और वह राजकुमार के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद भागवत अगले दिन मीरा को कोर्ट में लेकर आता है, जिसे देखकर राजकुमार के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा जिंदा है। फिर यहाँ मीरा अपनी पूरी गवाही देती है और यहीं पर प्रूव हो जाता है कि राजकुमार सबको उल्लू बना रहा था और उसने कितनी सारी लड़कियों को मारा है, इसलिए उसे सजा हो जाती है। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।